कहानी परछाइयों के पीछे। दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंड की सुबह सौरभ गरम गरम चाय की प्याली के साथ अखबार के पन्ने पलट रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। सौरभ ने वहीं से आवाज लगाई, सुमी, देखो तो किसका फोन है। पर मैं रसोई में व्यस्त होने के कारण वहीं से बोल पड़ी, आप ही देख लो न। सौरभ ने फोन उठाया। दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। सौरभ बुदबुदाने लगे, पता नहीं कौन है जो पिछले 2 दिनों से फोन पर तंग कर रहा है और बोलता कुछ नहीं। इसी बुदबुदाहट में सौरभ खींच में ही रिसीवर पर बोल पड़े, बोलो भाई, क्यों तंग कर रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। पर उधर से कोई उत्तर न पाकर सौरभ गुस्से से रिसीवर पटककर बाथरूम की ओर चल दिए। मैं जल्दी से नाश्ता बनाने लगी ताकि सौरभ समय से ऑफिस पहुंच सके। सौरभ के ऑफिस के लिए निकलते ही मैं जल्दी से घर में बिखरा सामान समेटने लगी। ना मालूम क्यों आज मेरा ऑफिस जाने को जी नहीं चाह रहा था। नजरें फोन पर ही टिकी थीं। तभी फोन की घंटी बजी। उधर से प्रशांत की आवाज सुनकर मैं तो मानो स्वप्न से जाग उठी और शिकायत करने लगी, अगर 2 दिन से दिल्ली में हो तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। प्रशांत ने कहा, जब भी फोन करता था तुम्हारे पति ही उठाते थे, अब फोन पर शिकायत ही करती रहोगी, मिलने आओगी भी या नहीं। प्रशांत ने मिलने की जगह बताकर फोन रख दिया। मैं जल्दी से तैयार होकर कनॉट प्लेस की ओर निकल पड़ी। दूर से ही रीगल सिनेमा के आगे खड़े प्रशांत पर नजर पड़ी। आज 5 वर्षों के पश्चात उन्हें इस शहर में देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और अनायास ही मेरे कदम बेख्याली में उनकी ओर बढ़ गए। प्रशांत मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और मैं उन्हें अपलक निहारती ही रह गई। ना जाने क्यों मेरे होंठ सिल गए। मैं जड़ सी वहीं खड़ी रह गई। प्रशांत ने कहा, सुमी, कहाँ खो गई हो, चलो पास में ही गेलाड है, वहां बैठकर बातें करते हैं। 5 साल के बाद की मुलाकात में बातों का सिलसिला अपने आप ही चलता चला गया। मैं और प्रशांत एक ही ऑफिस में काम करते थे। जब मैं ऑफिस में नई आई थी तो सबसे पहले प्रशांत से ही मुलाकात हुई। उन्होंने ऑफिस के सभी तरह के काम में मेरी मदद की। मुझे भी उनकी तरफ धीरे धीरे झुकाव का एहसास होने लगा। प्रशांत के ना आने पर एक खालीपन सा महसूस होता था। हर समय मेरी नजरें उनका पीछा करती थीं। मैं नहीं जानती कि प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है। क्या यही प्रेम है, किसी शख्स के जाने के बाद उसकी छोटी छोटी बात भी मन में, विचारों में घूमती रहती है। अकेलेपन में उनकी यादों का मुझे घेर लेना, अपने ही ख्यालों में उनसे संबंधित अनगिनत प्रश्नों का उठ जाना और उठे प्रश्नों का स्वयं उत्तर दे देना, ये सभी बातें मेरे अंदर नई अनुभूति का प्रवेश करा रही थी। उनकी हर बात ने, काम करने के तरीके ने मुझे मोहना शुरू किया और मैं उनकी ओर खींचती चली गई। अनजाने में ही मैं उनके आने का इंतजार करने लगी। मेरी नजरें प्रशांत को देखने के लिए बेताब रहने लगी। वह शख्स जो मेरी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आया, उसके व्यक्तित्व के आगे मैं अपना घर, अपने पति, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मेरा समाज में अलग स्थान है, मेरे नाम के साथ मेरे परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, इन सभी चीजों को भी भूलने लगी। न जाने कितनी दबी आकांक्षाओं, भावनाओं और अधूरी कामनाओं की पूर्ति प्रशांत के व्यक्तित्व में मैं देखती थी। मैं मन ही मन चाहती थी कि वह मुझसे कुछ कहे। मैं जितनी भावुक थी उतने ही वह संयमित और संतुलित थे। प्रशांत ने कभी मुझसे काम के अलावा कोई बात नहीं की, परंतु मेरी अबोली आंखों ने शायद वह सब कुछ कह दिया जिन्हें शब्दों में परिभाषित करना जरूरी नहीं था। ऐसे ही एक दिन उनके जन्मदिन की अनुपम अद्वितीय बेला पर मैंने उन्हें एक छोटा सा कार्ड दिया, जिसे उन्होंने सहजता से सधन्यवाद स्वीकार कर लिया, मानो मुझे एक प्रकार की संतुष्टि मिली। मेरी भावनाएं ऐसी थीं जिन्हें मैं शब्दों में अभिव्यक्त न कर सकी, परंतु एक अनजाना सा सुकून मिला मुझे। मैंने चाहा कि समय यहीं पर थम जाए। किसी के व्यक्तित्व से अभिभूत होकर, बिना अविलंब और अभय होकर मैंने बिना परिणाम की इच्छा के निवेदन किया। मालूम नहीं ये दिव्य स्वप्न था या बाह्य व्यक्तित्व का आकर्षण, परंतु मुझे इस भ्रांति से ही सुकून था। क्या सच, क्या झूठ जीवन रूपी नाव को चलने के लिए छोड़ दिया। परंतु मैं इस बात से अनजान थी कि वह मेरे तथा मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। शीघ्र ही प्रशांत ने ऑफिस से स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया और प्रार्थना पत्र शीघ्र ही स्वीकार भी हो गया। प्रशांत बिना मुझसे कुछ कहे अपने परिवार सहित दूसरे शहर चले गए और मैं उनसे, प्रशांत ने शांत भाव से कहा, हाँ सुमी, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं कुछ पूछ भी न सकी, बस हंसी का आवरण मुख पर चढ़ाकर उन्हें प्यार से विदाई दे दी। अब मैं प्रशांत की यादों के सहारे जीने की कोशिश करने लगी, परंतु मानसिक रूप से मैं संतुष्ट न हो सकी। वैसे सौरभ के लिए मेरी इच्छा अनिच्छा बहुत मायने रखती थी। मैं अपनी ओर से उनको खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, परंतु सब कुछ होने के बावजूद एक कसक सी थी मेरे मन में। कुछ था जो मैं चाहती थी और नहीं मिल पा रहा था मुझे। मैं सौरभ में एक अलग व्यक्तित्व की छवि देखना चाहती थी, मगर कैसे। वैसे मैं उन लोगों में से थी
जो जिंदगी की छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाया करते हैं। जब मैं हंसती थी तो मेरी हंसी की आवाज दूर तक जाती थी, परंतु आज ऐसा नहीं था। सौरभ मुझसे शिकायत करते थे, इतना कुछ तो दिया था उन्होंने, लेकिन शायद मेरे सोचने के ढंग में ही गलती थी। बस इन्हीं विचारों में उलझकर मैं अपने को दोषी ठहराते हुए सोचती थी कि मैं परछाइयों के पीछे क्यों दौड़ रही हूँ। पर मैं अपने अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त नहीं कर सकती थी कि मेरी कुछ अपूर्ण हसरतें भी हैं। अपनी इच्छाओं को मैंने मन में ही मार लिया है। किन विचारों में खोई हुई हो सुमी? प्रशांत ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। सब कुछ समझता हूँ। तुम्हारी वे अबोली आंखें मुझसे क्या कहना चाहती थी, तुम क्या चाहती थी, सब कुछ मुझे समझ में आ गया था। उन्हीं अबोली आंखों के डर से मैं दूर चला गया। मैं जानता था कि जिस तरह तुम सोच रही हो वह ठीक नहीं है, और उस समय मेरे द्वारा समझाने पर भी तुम कभी न समझ सकोगी। भविष्य को देखते हुए मेरा यहाँ से जाना ही उचित था, और जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ न कह सका, परंतु आज मैं तुमसे वह सब कुछ कहना चाहता हूँ जो उस समय न कह सका था। अच्छा, तुम अब सोचने भी लग गई हो और अच्छे शब्दों में बोलने भी लग गई हो। अच्छा, अब बताओ, तुम्हें जाने की जल्दी तो नहीं है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खाने का ऑर्डर दे दिया है, प्रशांत ने एक पैकेट मुझे देते हुए कहा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मैंने आश्चर्य से प्रशांत को देखते हुए कहा। तुम्हें अब तक मेरी पसंद याद है? प्रशांत के कहे वाक्य और मुझ पर टिकी गहरी नजरों ने इतने में ही शायद बहुत कुछ कह दिया था। शायद प्रशांत मेरे मन में उमड़ते तूफान को समझ चुके थे। उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा, सुमी, अब तुम इंतजार करना छोड़ो, परछाइयों के पीछे भागना छोड़ो, दिन में ख्वाब मत देखो, अपनी मुट्ठी में चांद को बंद करने का प्रयास मत करो। सच्चा प्यार त्याग में है, एक दूसरे को पाने में नहीं। सौरभ बहुत अच्छे इंसान हैं, वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे फूल से 2 बच्चे हैं, उन्हें परवान चढ़ाना है, उन पौधों को फलदार पेड़ बनाना ही तुम्हारे जीवन का ध्येय है। यही यथार्थ है, यही सच है। प्रशांत धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। देखो सुमी, मैं तुम्हारी हरी भरी गृहस्थी को कांटों में तब्दील करने का सबब नहीं बनना चाहता। अच्छा सुमी, अब मुझे जाना है और तुम मुझे मुस्कुराकर विदा करो। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात दिल की अतल गहराइयों से बता रहा हूँ कि तुम आज भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मैंने प्रशांत को हंसते हुए विदा किया और अपने को संभालते हुए दूर तक उन्हें जाते हुए देखती रही। जानती थी शायद ही ऐसा सुखद संयोग एक बार फिर मेरे जीवन में प्रस्तुत हो कि प्रशांत दोबारा मुझे फोन करे या बुलाए। प्रशांत के जाते ही मैं इस मुलाकात के एहसास में खो सी गई, और अपने मानसिक द्वंद्व को शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता मुझमें नहीं थी। मेरी यह पीड़ा, मेरा ये द्वंद्व अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, सिर्फ मेरा है, मेरा। परंतु इस मुलाकात से एक भीना भीना सा एहसास, एक चाहत, एक उमंग मेरे दिल में अंगड़ाई लेने लगी कि किसी के दिल में मेरे लिए एक विशेष स्थान है, किसी को मेरी चाहत है। एक एहसास जो बिना शब्दों में अभिव्यक्त किए नजरों ही नजरों में ना जाने कितनी भावनाएं अभिव्यक्त कर गया। उनके बोल जिन्हें सुनने के लिए मेरा मन भटकता था, बहुत सुखद था वो क्षण।